नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकिल और आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए हैं। वो बयान क्या है, पहले उसकी एक झलक आप जरा सुन लीजिए। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, उन्होंने कसम खाई है कि वो फिर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस पर हमारे साथ विचित्र मनी सर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज हम उनसे इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बात का मतलब क्या है। तो विचित्र सर, जैसा कि नीतीश कुमार ने कसम खाई है, इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, पलटू राम उन्हें विपक्षी जो है उन पर आरोप लगाते, तो इस बात से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं सर? देखिए, वो अपनी बात से पलटते रहते हैं, खासकर पार्टनर बदलने के मामले में। जी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो जिस तरह से वो आरजेडी के साथ आए, लेकिन अगर ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक चोर है कि पहले जिस तरह से वो चुनाव किसी के साथ लड़े, सरकार बनाने के लिए किसी के साथ चले गए, तो इस बार लोग वैसा न सोचें। क्यों न सोचें, इसके पीछे के कारण को समझिए। जी। मुझे लगता है कि ये बयान देने के पीछे 3 बड़ी वजह होगी। पहली वजह है कि नीतीश कुमार को ये साबित करना है कि वो एक ट्रस्टेड आदमी है। अपने साख का सवाल है, वो अपनी साख के लिए ये काम कर रहे हैं कि मैं अब बदलने वाला नहीं हूँ, बीजेपी के साथ इस जन्म में मेरा कोई लेना वास्ता नहीं होगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब मामला सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पद का नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री तो वो पिछले 17 साल से हैं, बीच में 9 महीने को छोड़कर जब उनके मित्र जीतन राम मांझी थे। अब सवाल 2024 का है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है वो मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। नीतीश कुमार को भी लगता है कि 2024 उनके लिए आखिरी मौका है। यदि वो प्रधानमंत्री बन गए तो बन गए, तब वो 73 साल के होंगे 2024 में। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना है तो विपक्षी दलों के बीच उनकी एक साख हो, उन पर लोग विश्वास करें। यह विश्वास क्यों खत्म हो रहा है, इसको आप कांग्रेस के एक नेता हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को कैसे नेता मान लेंगे। मान लीजिए कि नीतीश कुमार को नेता मान लिया गया, सरकार बन भी गई, सरकार वो इधर के साथ बनाएंगे, लड़ेंगे इधर की तरफ से, और सरकार बनाने के कुछ दिन के बाद वो बीजेपी के साथ चले गए कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, हम उसके सपोर्ट से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो दूसरा कारण तो ये है कि वो 2024 के लिए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ तो हूँ। और तीसरा कारण, एक बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले हैं, वो जेपी के आंदोलन से निकले हैं। इन सबसे आगे वो अपनी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की, सेकुलर नेता की बनाए रखना चाहते हैं, और सेकुलर नेता की छवि के लिए उनको ये जरूरी लगता है कि वो एकदम से साफ करें कि बीजेपी से उनका कोई वास्ता नहीं है, बीजेपी से अपने रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अब उधर वो पलट कर भी नहीं देखने वाले हैं। सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा आपने कहा कि वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि वो एक बड़े सेक्युलर नेता है। इससे पहले एनआरसी, सीए, जितना भी मुद्दा उठा, उन्होंने कभी बीजेपी की तरफ पूरा तरह साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपनी बात रही, मतलब कदम से कदम बीजेपी के साथ मिलाकर नहीं चले। तो ये क्या यही दिखाने के लिए चाहते थे, वो पहले से रणनीति तय कर रहे थे अपनी? नीतीश कुमार इस मामले में एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। इस बात के लिए उनकी दाद देनी होगी कि वो कभी बीजेपी के साथ, वो 1996 से हैं, 2013 तक रहे, कमोबेश 17 साल, फिर 5 साल इधर रहे, तो 17-5-22 साल तक रहे। ये बीजेपी के साथ उनका रिश्ता बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद है। बाबरी मस्जिद जब गिरी थी 1992 में, तो नीतीश कुमार जनता दल के उस जमात में थे जो बीजेपी को दूर से भी छूना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सियासी मजबूरी थी, किसी तरह राजनीति में बने रहना था, सत्ता में आना था, तो बीजेपी के साथ चले गए। जहां दूसरे लोग बीजेपी में जाकर बीजेपी की भाषा बोलने लगे, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों
या बहुत हद तक रामविलास पासवान रहे हों, नीतीश कुमार उस हद तक नहीं गए। वो अपने आप को सेकुलर नेता कहते थे। अगर बीजेपी के साथ जाना सेकुलरिज्म के खिलाफ है तो इस बात को अगर छोड़ दें तो बाकी वो अपने मुद्दों पर लड़े, सीएए एनआरसी को ही लेकर के नहीं, जातिगत जनगणना का भी सवाल था, उसमें वो बीजेपी के साथ नहीं, जब बीजेपी के साथ सरकार में थे तब भी वो आरजेडी के साथ खड़े थे, क्योंकि वो उनके जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको जातिगत जनगणना सूट करता है। ठीक कह रहे हैं सर आप। सर इसमें एक और ये भी है, उन्होंने जो अपना बयान दिया, हमने सिर्फ एक झलक सुनाई है क्योंकि वो बड़ा लंबा उनका बयान था, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो बीजेपी के साथ गए तो उस वक्त वो केस सब बंद हो गए जो आईआरसीटीसी स्कैम था। अब वो जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है तो वो फिर से खुल गए। वो एक तरह से इस बात को सही साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी के अगर आप साथ हैं तब तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही आप बीजेपी के खिलाफ जाएंगे जितनी जांच एजेंसियां हैं वो आपके खिलाफ लग जाएंगी, आपके खिलाफ एक्शन में आने लगेंगी। ये इस जो बात लालू यादव या विपक्ष के दूसरे नेता कहते हैं, चूंकि वो भी विपक्ष में हैं तो वो उस लाइन को ले रहे हैं। लेकिन इससे आगे नीतीश कुमार की आप राजनीति को समझिए तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं तो वो पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सर। आप एक चीज़ देखिए तो नीतीश कुमार ने कभी 1900 जब से उनको लोग जानना शुरू किए, वो जनता दल में थे लालू यादव के साथ, लालू से नहीं बनी तो वो समता पार्टी बनाए, समता पार्टी बाद में जेडीयू हो गया। नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि पार्टी नहीं बदले लेकिन वो पार्टनर बदलते रहे। पार्टनर बदलने में ही पार्टी नहीं बदली, उन्होंने पार्टनर बदला। बिल्कुल। वो बीजेपी के साथ गए, बीजेपी में जब जिसमें बीजेपी में साथ गए तो एक तो बीजेपी का कोई सेक्युलर क्रेडिबिलिटी तो है नहीं जी। लेकिन वो बीजेपी के साथ गए। दूसरी तरफ अपनी पार्टी में चाहे वो जब जनता दल से जब वो जेडीयू में आए, आप देखिए पहले वो लालू के साथ थे, लालू को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका थी। उनको केंद्र में 1990 में बीपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनवाने में लालू की भी भूमिका थी। लेकिन बाद में बदला तो नीतीश कुमार जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आए, जॉर्ज उनके अध्यक्ष थे, लेकिन जब जॉर्ज कमज़ोर हुए तो नीतीश ने उनको छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2009 के चुनाव में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को लोकसभा का मुजफ्फरपुर से टिकट तक नहीं दिया। जिस जॉर्ज के बल पे बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक साठगांठ चलती रही। आप देखिए कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो केंद्र में मंत्री बने, बीजेपी के साथ आने में भी जॉर्ज की भूमिका थी, लेकिन उन्होंने उस जॉर्ज को छोड़ दिया। वो शरद यादव को उन्होंने आगे किया जी। फिर शरद यादव को भी छोड़ दिया उन्होंने, और वो पाला बदल। और उनके बात पर अब विश्वास करें या न करें, उसकी बड़ी वजह यह है कि जब बीजेपी को उन्होंने पिछली बार छोड़ा था 2013 में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब 2017 में गए तब आज जो ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां लग जाती हैं, तो जब 2017 में जब बीजेपी के साथ इनको जाना था और उस समय तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला जब आया था तो उन्होंने ये कहा था कि कफन में जेब नहीं होती जी। तो कफन में जेब नहीं होती, उनके कहने का इशारा साफ था कि लालू के बेटे और लालू का परिवार भ्रष्ट है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। तब आपने जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि आपको बीजेपी के साथ जाना था। आज बीजेपी के साथ आपको नहीं जाना है, बीजेपी का विरोध करना है, तो आप ये उठा रहे हैं क्योंकि ये सुविधा की राजनीति है। नीतीश कुमार यही सुविधा की राजनीति कर रहे हैं और इनका सारा फोकस अभी ये बनाने के लिए कि 2024 के लिए है। तीसरी बात जो सबके इस्तेमाल करने का और आगे क्या करेंगे, जो उनको सफाई देनी पड़ रही है वो इसलिए देनी पड़ रही है कि इनको लेकर के विपक्ष भी सशंकित रहता है। संदीप दीक्षित बहुत बड़े नेता नहीं है, इसलिए उनके बयान को छोड़ दीजिए। बड़े नेता बयान तो नहीं देंगे लेकिन उनके अंदर भी ये बात चलती रहती है। लालू यादव ने बहुत पहले इनके बारे में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है जी। पेट में दांत का मतलब ये है कि वो कब घात दे देंगे मुंह से तो नहीं पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब वो इतने मैंने एक कहा जाए तो लालू यादव के शब्दों में वो एक श्रूड पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स में लोग श्रूड होते हैं लेकिन इतनी
इस तरह से पाला बदलने के कारण, और ऊपर से पाला बदलकर मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं अब प्रधानमंत्री बनने की बात है, जी, उनकी इच्छा है, वो भले खुद नहीं कह रहे उससे हैं, नहीं कह रहे। उनकी पार्टी के लोग हाँ जी। कह रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, जी। तो उसके लिए ये सारी स्थितियां बन रही हैं। ये वही बात है, विपक्ष की अभी वही हालत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार साथ तो है, लेकिन हाँ। बड़ा संभल संभल के हाँ, विपक्षी भी चलना चाहते हैं बिल्कुल। उनके साथ। लेकिन हम इस विचित्र सर की बात में एक और बात जोड़ते हैं। सर, ललन सिंह का बयान बड़ा चर्चाओं में है, लेकिन ये वही ललन सिंह है जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे। जब अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो उसमें जब वो नामांकन के लिए गए थे, तो वहाँ सर नामांकन के लिए पीएम मोदी ने ललन सिंह को बुलाया आवाज़ लगाकर और उन्हें अपने बगल में बैठाया, और आज वही ललन सिंह उनके खिलाफ इतनी बड़े मतलब अपमानजनक बयान दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं खिलाफत पूरी तरह दिखा रहे, जैसा कि अभी सर ने बताया कि लालू यादव के खिलाफ भी नीतीश कुमार पुरजोर विरोध कर रहे थे उस वक्त, और फिर उन्होंने अब लालू यादव की पार्टी का फिर से साथ में ले लिया है, चाचा भतीजा फिर साथ आ गए। लेकिन सर, वो मुझे अभी भी ऐसा लगता है, जो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह विरोध किया था, वो बीजेपी को भी पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे। उन्होंने अभी भी बयान में अपने ये बात भी कही है कि बीजेपी के साथ वो इसलिए आए थे कि अडवाणी और अटल की पार्टी थी और वो उनके उत्तराधिकारी है, वो उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो नेता है वो उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनका साथ छोड़ा है। नहीं, अगर वो अडवाणी, और देखिए एक चीज़ और समझिए, ये सारी चीज़ें सुविधा की हैं। जी, आप इसके पृष्ठभूमि में जाइए तो बाबरी मस्जिद जब गिरी थी, उस समय आडवाणी की छवि जो थी वो एक बेहद कट्टर नेता की थी। आडवाणी की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी जी। नेता की थी, जिसके कारण कोई सेकुलर नेता उनके साथ नहीं जाता था। उसमें बीजेपी ने किसका चेहरा आगे किया था? वाजपेयी जी, का। वाजपेयी। तो वाजपेयी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वाजपेयी को घोषित किया गया था, आडवाणी को नहीं। जी, अब जो है, लेकिन वहीं जब आडवाणी से ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व और कट्टर धर्म और राष्ट्रवाद के घालमेल वाले लोग आ गए, तो लोग कहने लगे कि आडवाणी तो बड़े मॉडरेट नेता जी। थे। कोई मॉडरेट नहीं थे, उनकी अपनी विचारधारा थी, वो उस विचारधारा के हिसाब से चलते थे। इसलिए चाहे आडवाणी जी हों या वाजपेयी जी हों, वो लोग भी उतने ही हिंदुत्ववादी थे जितने आज के नेता हैं। तो ये तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए वो लोग बात करते थे। जी, दरअसल एक शेर है, आप लोगों ने सुना होगा, वही सच्चाई है इस राजनीति की, जो राजनीति नीतीश कुमार या आज के दौर में हो रही है, कि मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया हूँ, सुन्नी के साथ सुन्नी। बस इतनी सी बात है। जी। ये तो रही नीतीश कुमार के बयान की बात, लेकिन सर एक छोटी सी चीज़ और है जिसके बाद हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेंगे। अब बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियों ने अपने दिग्गजों को उतारा है। बाहुबली की पत्नियां मैदान में हैं, तो क्या सेमीफाइनल टाइप समझ सकते हैं कि हाँ, इससे कुछ पता चलेगा कि जनता किस तरफ हवा बह रही है, जनता किस तरफ वोट करना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप उपचुनाव से किसी आने वाले चुनाव को जज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है करना नहीं चाहिए। एक उपचुनाव एक क्षेत्र का चुनाव होता है, वो भी विधानसभा का क्षेत्र है। आने वाला चुनाव लोकसभा का है, वो बहुत रीजनल और बहुत लोकल मामला हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी थी 2017 में, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जीत गई थी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने हरा दिया था, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव हुआ जब फाइनल, तो क्या हुआ? जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, वो मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये 2 धन 2 बराबर 4, इस गणित से चुनाव का गणित नहीं चलता है। चुनाव में गणित से ज़्यादा केमिस्ट्री भी काम करती है, कुछ साहित्य भी काम करता है, कुछ अरिथमेटिक भी काम करती है। वो सारी चीज़ें जो अलजबरा है अपने आप में एक, जिसमें आपको बहुत कुछ निकाल। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोकामा सीट से बस इतना ही होगा कि जो जीतेगा वो थोड़ा सा उसका मनोबल ऊंचा होगा, उससे लगेगा कि वो उसको कहने के लिए होगा कि जनता हमारे साथ है। लेकिन जनता उतनी छोटी चीज़ों पर जज करती है, ऐसा दिखता तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नीतीश कुमार के बयान की बात, और बाकी अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार अपने उसी पाले में रहेंगे जिसमें अभी है, या फिर 2024 के बाद सियासी गणित कुछ बदल जाएंगे।
तो इसी तरह की दोस्तों आप खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।